दोस्तों, आपके रूबरू हैं नामवर फिक्शन निगार शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद को उर्दू दुनिया जानती है और कलकत्ते में गोशानशीन होकर अदब की खिदमत करने वालों में इनकी शख्सियत नुमाया तरीन है, मैं जानता हूँ। और ये अदब के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करने पर यकीन रखते हैं। तशरीह मुहिम से दूर, बहुत दूर, कोसों दूर रहते हैं। शब्बीर भाई, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ लिखवा लेते हैं लोगों से, पैसे देकर, खुशामद करके, डरा कर, धमका कर, कि मरने के बाद जो है वो समझते हैं कि मेरी जो तख्लीकात हैं उस पर बहुत सारा मवाद है, रिसर्च होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, देखिए, शुआइब अहमद पर रिसर्च हो रहा है, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी। तो मरने के बाद की जो ज़िंदगी होती है असली वही होती है। जीते जी जितना चाहो उछल लो, कूद लो, इनामात लपक लो, मरने के बाद असल मुहासबा होता है। तो ये दोनों शख्सियात उन्हीं में से हैं कि बाद अज़मर की ज़िंदगी के तहत हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और रिसर्च स्कॉलरों को सामने रखकर अच्छी बातें आप करें उनकी शख्सियत के हवाले से, अपने ताल्लुकात के हवाले से, जिससे कि शख्सियत पर भी मवाद मिल जाए और उनके फ़न के हवाले से भी कुछ बातें कीजिए। के साथ जो उनके ताल्लुकात थे उनकी रोशनी में मैं कुछ बातें कहना वही चाहते भी हैं। हाँ, और जो मैंने उनको जो इतना पढ़ा है, उनके बारे में जितना समझा है, तो इसी को उसके इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा मेरे ख्याल से। तो असल में देखिए, ऐसा है कि बहुत कम हमारे यहाँ ऐसे फ़नकार पैदा हुए हैं, ख़ास करके कलकत्ते में उर्दू फिक्शन के हवाले से। तादाद तो बहुत कम हैं तो बहुत सारे लिखने वाले, लेकिन बड़े फिक्शन निगारों की बात होती है जो जिनके बारे में तो उनका नाम नहीं आ सकता, जिनके बारे में कौमी सतह पर या वो बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ बातें हो, तो उनमें एक बिलाशुबा हमारे यहाँ पर एक नाम अनीस सफ़ी साहब का है। और अनीस सफ़ी साहब का जो मामला ऐसा है कि कोई भी आदमी एक दफ़ा उनसे अगर मिल लेता तो मेरे ख्याल से उनका गर्वेदा हो जाता, क्योंकि वो उस आदमी की शख्सियत बड़ी जाजिब कह सकते हैं कि हर आदमी जो है ऐसा लगता है कि बहुत मोहब्बत करने वाले, शफ़क़त के साथ पेश आते हैं। हाँ, और मेरी मुलाकात उनसे बहुत बाद में हुई। असल में वैसे भी तो मैं अदब में बहुत बाद में आया। उस वक्त तक वो बहुत उनके इर्द गिर्द एक बहुत सुनने में आता है कि बहुत बड़ा एक हलका रहता था, चूँकि वो टेलीविज़न रेडियो से जुड़े हुए थे। और हमारे जो शायर हैं या अदीब हैं, ये लोग ज़्यादातर ऐसे लोगों के इर्द गिर्द ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उनके भी इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामला ऐसा है कि जब वो रिटायर हो गए तब मैं उनसे जुड़ा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मेरे साथ वो मामलात नहीं थे कि उनसे कोई किसी तरह की तवक्को हो या किसी तरह का मफाद मामला हो। हाँ, ये है कि मेरा मामला ये था कि सिर्फ मैं उनके अफसाना निगारी के बारे ही में मैं उनसे बातें करता था। और जब मैंने बहुत सारे अफसाने उनके पढ़ लिए तो मैंने उनसे गुफ्तगू भी करनी शुरू की। पहले पे शुरू में तो फ़ोन पे गुफ्तगू किया, उसके बाद में फिर फ़ेस टू फेस मामलात हुए। तो असल में देखिए, उनके बाद से मालूम होता है कि उन्होंने अफसाना उस वक्त लिखना शुरू किया जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई थी। अफसाने की उम्र ये 1963 में बताते थे वो कि मैंने पहला मेरा अफसाना जो है वो 1963 में पायल नाम के किसी रिसाले में छपा था उस ज़माने में। वो शायद BA वगैरह पढ़ रहे हैं उस ज़माने में। और 1963 में मेरी पैदाइश हुई थी। तो इस लिहाज से मेरी और भी उनसे एक रग़बत बढ़ी कि चलिए कम से कम एक ऐसा हम कहते भी थे कि देखिए आपने अफसाना लिखना शुरू किया, उस पर एक अफसाना निगार पैदा हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो बड़े हंसे थे वो। और नहीं, तो वो जो है असल में बहुत सारी ऐसी बातें थी, मैं हैरत ज़्यादा हो जाता था उस ज़माने में
कि मेरे अफसाने जब छपने हुए 2003-4 के दौर में, तो पता नहीं क्यों जब मैं बात करता था तो लगता था कि वो कभी जाहिर तो नहीं किया, लेकिन बाद सिलसिले में लगता था कि वो अफसाने मेरे पढ़े हैं पढ़ और चुके हैं। हाँ, और पढ़ने के मन में इसकी बहुत बड़ी बात है कि इतना सीनियर आदमी और एक नवारिद का के को इतने करीब से पढ़ता है, इतने गौर से पढ़ता है। जी जी। और उसके बाद में उस पर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होते थे पढ़ने के बाद में। आपने कुछ बातें की थी शमूल भाई के बारे में, तो उनसे मैंने कहा भी आपके कि उनके ज़िंदगी का एक ऐसा मामला था कि एक वाक़या बताया मैंने आपको कि जब लिखा था वो गालिब के शहर में, तो उन्होंने कहा बंगाल से आपने निकले ही कैसे, तो किस तरह से मैंने कोशिश की बंगाल की मिट्टी से जुड़ने के लिए। ये बात अनीस सफ़ी साहब से इस तरह से मामला आते हैं। अनीस सफ़ी साहब ने तो ये बात कभी कही नहीं, लेकिन उनकी तहरीर हमेशा इस बात की तरफ मुझको माइल करती रही जी कि हम अपनी मिट्टी से जुड़ें। जी। क्योंकि अनीस सफ़ी साहब की तहरीरों में ऐसी बातें हैं कि जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर सॉइल। जी हाँ, चाहे वो बिहार की बात मिट्टी की बात हो या बंगाल की मिट्टी की बात हो या असम की बात हो, जहाँ जहाँ वो रहे हैं जी जी। तो वहाँ के कल्चर के बारे में वो उन्होंने बहुत कोशिश की अपने अफसानों में ढालने के लिए उसको। तो उनसे मैं बहुत मुतासिर होता रहा हूँ। जी जी। उनका पहला अफसाना और पहला अफसाना तो बहुत सारे लिखे, लेकिन पहला जो वाज़े अफसाना जो शायर में छपा था, जैसा कहा उन्होंने, तो वो 1969 में छपा था जी। और उस अफसाने का नाम था शाहकार। शाहकार। तो उसमें एक सतनाम सिंह नाम का एक कैरेक्टर है उसमें, जो पेंटिंग करता है। जी। पेंटिंग बनाता है और उसको इस बात की कोशिश होती है, चाह होती है कि मैं एक ऐसा पेंटिंग बनाऊं जो वक्त से आगे निकल जाए। जी। तमाम ज़मान और मकान के दायरे को तोड़ कर करके वो अपने शाहकार को इस अंदाज में बनाना थी। बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में इस अंदाज को सोचना। जी। हमारे यहाँ पर फिक्शन निगार इस अंदाज से सोचते नहीं हैं फ़न को। तो अनीस सफ़ी साहब ने ये सोचा कि फ़न को किस अंदाज से पेश किया जाए कि ज़मान और मकान की हद से वो बाहर निकल जाए। जी। और वो अफसाना पढ़ने के बाद में, अच्छा, इनके अफसाने ऐसे हैं कि पहले आप पढ़ लेंगे एक करत में, दो करत में, तो आप समझ नहीं पाएंगे, वो सर के ऊपर से निकल जाए। आसान नहीं है। लेकिन दूसरे या तीसरे करत के बाद में वो परतें खुलती हैं उसकी। तो मुझ पर भी वही मामला हुआ, 2-3 करत के बाद ही वो परत खुली। तो मुझको कहीं लगा ऐसा कि क्या मैं इसके बराबर ऐसा ही कुछ कोशिश करूँ मैं, और मैंने कोशिश करनी शुरू की। मैं सोचा कि ऐसा कोई अफसाना हो कि यही फ़न के ऊपर मामला हो और फ़न को लाजवाल बना दिया जाए। जी। मैंने पेंटिंग पर लिया था, तो मैंने उसको मूर्ति साजी पर लिया। जी। हमारे यहाँ पर जो है मूर्तियाँ बनती हैं, खास करके वो दुर्गा है, काली है। और मैं उस जमाने में बलगेशिया में रहा करता था, तो शाम के बाद घूमने के वक्त में देखा कि एक कोने में, पार्क के कोने में एक बूढ़ा जो है मूर्ति बना रहा है। वो जाहिर बात बहुत बड़ा कारीगर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपने लिहाज से जो भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बना करके तो अपना रोजी रोटी का मामला था उसका। तो मैं जब शाम को टहला करता था वहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा पार्क है वहाँ पे, तो देखता था कि वो मूर्ति बना रहा है। तो मैं खड़ा हो जाता था और देखता था कि कैसे मूर्ति बनाता है। उसके साथ में एक बच्चा था जो उसके हेल्पर की तरह के काम करता था। तो मैंने 2-3 दफ़ा देखने के बाद में, बहुत दिन तक गौर करने के बाद में, मैंने सोचा कि ऐसी मूर्ति बनाई के ऊपर बेस करके कहानी लिखी जाए। लेकिन वो बात नहीं बन पा रही थी। जी। बात नहीं बन पा रही थी। इत्तेफाक की बात है कि मेरे घर में एक हादसा हो गया। जी। हादसा ऐसा हुआ कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 12-13 साल की बच्ची थी, हमारे यहाँ पे काम करती थी और उससे बहुत मानूस थी मेरी बच्ची। जी। इत्तेफाक की बात देखिए कि वो बच्ची को एक बुखार आता था और उसको वो आया और उसके बाद में ब्लीडिंग हुई नाक से, मुंह से, और वो अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत कम उम्र में, उसी उम्र में चल बसी वो। जी। लाश रखी हुई है वो, और मेरी बेटी जो है बार बार वो जाकर कह रही है कि आप ही उठना, आप ही उठना। वो कैफियत जो है मेरी उस मूर्ति में दाखिल हो गई। जी। और मैंने उस कैफियत में मैंने वो अफसाना लिखना शुरू किया जो मैं देखा करता था मूर्ति साहिब को मूर्ति बनाते हुए। और जहन में बात थी वही अनीस सफ़ी साहब का शाहकार लिखा जाए। उसी से वो पर्चे में छपा, तो यकीन मानिए कि इतने सारे लोगों ने फ़ोन किया, इतने सारे खुतूत लिखे मुझको कि जिनको मैं जानता नहीं था उन लोगों। उस अफसाने का नाम था चौथा फनकार। जी। आज भी वो चौथा फनकार जो है, अभी बहुत सारे
अंग्रेजी में, हिंदी में, बांग्ला में तर्जुमा भी हुआ है वो। जी। हाँ, तो चौथा फनकार जो मेरा जो मजमूआ आया 2012 में, उसका नाम ही रखा गया चौथा फनकार। तो उस पर अनीस शफ़ी साहब ने लिखा भी था उसके बैक कवर में, और लिखा था कि आजकल ज़माने में इससे बहुत दूर हो गए लोग, वो मोहनी सूरत नज़र नहीं आती। जी, बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया। वो अच्छी चीज़ के फारिग थे और मुझको तो बहुत उन्होंने हिम्मत अफजाई की। और जो मैंने कहा कि सर ये तो आपका शाहकार है, अगर आपने शाहकार नहीं लिखा होता तो मैं चौथा फनकार नहीं लिख पाता। जी, तो आपका भी बड़प्पन है जो आपने इतराफ़ किया। बड़प्पन, मैंने वो अफसाने नहीं पढ़े होते जी। तो फन की नौयत, फन क्या होना चाहिए जी, तो वो अफसाने में फनी पेशकश की तहरीक मिली आपको कि वो बच्चा जो है वहाँ पर जो उसको मूर्ति बना रहा है जो, तो उसके अंदर कैफियत है। वो लड़की, वहाँ पर भी लड़की जो है जिससे वो बैठती थी, वो मर गई लड़की। अब वो लड़की के दिमाग में रखकर वो मूर्ति बना रहा है कि उस लड़की की तरह मूर्ति तो बना रहा है कुछ और, लेकिन वो बार बार मूर्ति उस लड़की की बन जा रही है। और आखिर में ये मूर्ति ऐसी तरह मामला है कि रात में जब वो देखता है कि यार ये मूर्ति तो है, ये लड़का बार बार जो वो पहले ने जो है वो हड्डियाँ जोड़ का ढांचा बनाया, दूसरे ने मांस जमाई, तीसरे ने चमड़ा गिलाफ लगाया, और चौथे ने तो आखिर में चौथे का मामला खुलता है इस तरह के चौथे ने। तो वो सुबह सुबह वो बूढ़ा, उसको जो उस्ताद रहता है, उसके कान में आवाज़ आती है कि भाई ये क्या, कौन, कैसी आवाज़ है। तो वो चौथे ने क्या, जब जाता है देखते हैं कि चौथे ने रूप फूकी, और चौथे ने रूप फूकी तो देखता है कि कौन बोल रहा है, देख रहे मूर्ति बोल रही है, चौथे ने रूप फूकी। तो ये मामला इस तरह जो है, अगर अनीस शफ़ी साहब का मैंने वो अफसाना शाहकार ना पढ़ा होता तो कभी मैं लिख नहीं पाता। और उस अफसाने की बदौलत ऐसा हुआ कि लोगों ने पसंद किया, फिर अफसाना निगारी का एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर जी, आपकी मुतहर्रिक हो गए। तो अनीस शफ़ी साहब का ये एहसान है कि बड़े लोगों से कुछ सीखा जा सकता है आदमी, और उनकी जो है वो पजीराई और उनके नक्श कदम पर चलने से बहुत कुछ हासिल भी होता है। इसकी एक मिसाल अनीस शफ़ी साहब मेरे लिए रहे हैं हमेशा की तरह। उसके बाद में अनीस शफ़ी साहब का देखिए, अब उनका तो मेरी उनसे हमेशा शिकायत रही, देखिएगा आपके अंदर इतना कुछ है, आप अपना इतना अच्छा फ़न जानते हैं आप, कि इतनी बातें बलीग जुमला लिखना और अफसाने का को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना, आपका विज़न इतना वास्ट है, लेकिन आपने इसको सीधे काम में नहीं लगाया। आप नॉवेल लिखना चाहिए था। जी, अगर अब जिसे मामला ऐसा है कि आपको 2-4 नावल लिख लेते हैं तो आप जो है बड़े से बड़ा मामला जो है, जो लोग छुटवैये लोग बड़े हो गए हैं, तो आप वो नावल की बदौलत आप बहुत अच्छा नावल लिख सकते थे, लेकिन आपने लिखा नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक अफसाना लिखा है अंदर किला, जी, जो करीब 50 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जी, उसको पढ़ने के बाद में तो मैं तो कहता हूँ को वो तो अफसाना नहीं बल्कि नावलेट कह सकता हूँ मैं उसको। तो उसको पढ़ने के बाद में अगर थोड़ा सा उसको गौर करते हैं वो तो नावल बन सकता था वो। जी, लेकिन अनीस शफ़ी साहब के अंदर मामला वही है कि वो थोड़ा सा वो मजलिसी आदमी भी थे, मैं कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मजलिसी आदमी की बदौलत उनका बहुत सारा वक्त जो है उनका इधर उधर गुजर जाता था। अब मजलिसों में हर जगह वो बुलाए जा रहे हैं और सदर बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रा सा उनका जहन बढ़ जाता था। सही है। लेकिन इसके बावजूद वो लिखते थे, और अच्छा लिखते थे। और तख्लीकियत का जहाँ तक मामला उनका, देखिए हमारे यहाँ पर तो जदीदियत का जब दौर शुरू हुआ था तो उस वक्त उन्होंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। जदीदियत का दौर शुरू के ज़माने में, वो 60-70s का दौर था, तो उसमें इनके अंदर एक बात थी कि बड़े अनापरस्त थे और बड़े वफादार आदमी थे। वो किसी की पैरवी अंधी तकलीफ नहीं कर सकते थे। उनके अंदर जो सच्चा फनकार होता है वो आपको ही कहेगा कि फारूकी साहब ने जदीदियत का वो डंका बजा दिया है, बिगुल बजा दिया, तो आप उन तरह लिखिए उनका। वो आदमी उस अंदाज में नहीं थे कि फारूकी साहब उनको जदीदियत के लिए कहें और लिखते चले वो। सही है, सही है। हाँ, लेकिन मामला है कि उन्होंने कुछ तो असरात कबूल किए थे उनके, लेकिन जरा सा मुख्तलिफ तरीके से। जी,
इनफरादियत के हाँ साथ। हाँ, अपना उनकी अपनी इनफरादियत थी। देखिए ऐसा मामला है कि वो जदीदियत में जो आमतौर पर अलामती मामलात होते हैं और ट्रैक्ट मामलात होते हैं जो कि आदमी पढ़े और समझे नहीं वो मामलात, तो इस तरह की बातें तो उनके अंदर आई थी। मौज़ूआत जो वो छूते थे, वो उठाते थे, वो मौज़ूआत आप गौर करें तो वो तरक्की पसंदों के मौज़ूआत थे। वो जी जदीदत के मौज़ूआत को उन्होंने नहीं लिया। जी को जो बात मामला होना चाहिए कि हयात की बात हो और पानीपन को अलग कर दो, ये मामला उनके अंदर देखिए एक बात थी कि आप देखें कि तरक्की पसंदों का जो मेन मामला था वो तो सोशलिज्म का मामला था ना, जी, कि समाज में जो होने वाली बुराइयां हैं, जो नाइंसाफियां हैं, इस पर वो लोग करते थे, खिलाफ आवाज बुलंद की। और ये जो है इसके खिलाफ जो है समाज, अदब बढ़ाए समाज जो कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बात की अदब बढ़ाए अदब, मतलब जो आपका जदीदत की बात आ गई। तो अब जो बात हो वो अपनी बात कहे लोग, अंदाज में कहें, मौज़ूआत वही रहे उनके, लेकिन वो जो मौज़ूआत यूज़ करते थे वो लोग लेफ्ट वाले, इन्होंने वो उस मौज़ूआत को भी घुमा दिया। जी, इन्होंने ऐसा निकाला जिसको न्यू लेफ्ट कह सकते हैं हम लोग, न्यू लेफ्ट तहरीक, कि जिसमें बात सिर्फ तबकाती वो तफरके की, भेदभाव की, हाँ, उस क्लास स्ट्रगल की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें इन्होंने जो सोशल, जो सिक्योरिटी की बात थी, जो औरतों के हकूक़ की बात थी, वो जिसमें वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात थी, इन तमाम मौजू को उसमें उन्होंने जम कर दिया, जो कि प्योर जो चक्की पसंद है उसमें उन्होंने इस तमाम मौजू को नहीं लिया था। जी, और ये मौजू जो है बहुत हद तक जिद्दत से हटा हुआ था। जी, हाँ, यहाँ पर तो शख्सियात और दाखिलियात और ये सब मामलात नहीं थे, इसमें तो बात खारजियत की भी थी, लेकिन वो जो उसका जो फॉर्म जो था, उनका जो वो तरीका, वहाँ पर उन्होंने जदीदत से समझौता किया, लेकिन प्योर जदीदत नहीं कह सकते हैं उसको हम। जी, हाँ, और प्योर वो सोशलिज्म नहीं कह सकते हैं। तो देखिए वहाँ सोशलिज्म को भी उन्होंने मॉडिफाई किया या जदीदत को भी मॉडिफाई किया। और ये आम बात नहीं थी, मामूली बात नहीं थी, लीक से हटकर चलने वाला आदमी ऐसा ही करता है। इसका मतलब देखिए कि एक फनकार, खास करके जो उर्दू में लिखने वाला, जो आमतौर पर जो लोग कहते हैं कि उर्दू वालों को क्या, तो उनकी सोच कहाँ तक थी। इसकी एक वजह ये थी कि वो उस आदमी को समाजी शऊर, चाहे वो माशियाती शऊर हो, चाहे वो सियासी शऊर हो, नज़रियात हो, तमाम चीज़ से वो बखूबी वाकिफ़ था वो आदमी। क्योंकि उसकी वजह ये थी, मैंने कभी तरह बात उनसे की तो उन्होंने कहा भी था कि देखिए देखो शब्बीर साहब, बात ऐसी ये है ना कि मैंने ग्रेजुएशन लेवल में मैंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ा है। जी जी, और मेरा तो मैंने सियासियात में, पॉलिटिकल साइंस में मेरा एमए है जी, और उसके बाद में उन्होंने एलएलबी भी किया। तो ये आदमी सिर्फ पढ़ करके पास होने की बात नहीं थी, ये आदमी बहुत ज़हीन आदमी था, जो भी पढ़ता था उसका तासुरात लेता था, असरात लेता था अपने सर पर, और ये तमाम जो तख्लीकात जो उनकी आती थी, इन तमाम चीज़ों में झलकती थी चीज़ें सब उनकी। तो इस लिहाज से मैं कहूँ कि अगर वो माशी एतबार से अगर देखें कि मार्क्सिज्म का मामला हो, सोशलिज्म का मामला हो, और उसमें सियासी एतबार से देखें तो उसमें बहुत सारी नई नई थ्योरीज़ हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक मामलात हो या उसमें आपका वो मोनार्की का मामला हो, तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं से उनके यहाँ पर आती थी, और तमाम चीज़ों को वो इस तरह से वो कच्चे खाम की तरह नहीं करते थे, वो उसको जो है फनपारे में मुकम्मल तौर पर ढाल देते थे। हाँ, ये नहीं कि कच्चे तौर पर एक पढ़ लिया आदमी ज़्यादा से नहीं मामला, वो पढ़ने वाला को अगर जब तक पढ़ने वाला सोचता नहीं था उसके बारे में जी, हाँ, तब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। मिसाल के तौर पर उनका एक अफसाना है, नाम तो उसको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो है देखिए ये एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, अपने प्रोडक्ट को लेकर के आ रही है, बाहर से फॉरेन कंपनी आ रही है। तो उस ज़माने में देखिए ये जो कोका कोला है या आपका थम्स अप है, तो ये तमाम तो बाहर की एमएनसी की चीज़ें, प्रोडक्ट हैं, और वो मार्केट कैप्चर करने के लिए हिंदुस्तान में कैसे कैसे हरबा इस्तेमाल कर रही है, और वो कहाँ कहाँ वो हमारे लाशौरी तौर पर हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जा रही है, हमारी जिंदगियों में एकदम दाखिल हो जा रही है जी, नागुज़ीर। हाँ, तो वो हमारे जो वो फ्रीज में वो नहीं है, फ्रीज तो सिर्फ एक मिसाल है,
ज़ाहिरी तौर पर, असल में तो मेरे दिमाग में घुसी है वो चीज़, जी मेरे दिल में घुस गई वो चीज़। चाहे वो मामला उस तरह जो बाहर से आने वाली प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर उन्होंने लिखा कि फ्रिज पे, वो फ्रिज के अंदर वो चीज़ जो है उनको घबराहट में गई, कहाँ गई वो चीज़ कहाँ है, उसको निकालो उसको वहाँ से। तो ये बहुत दूर की बात, सोचने की बात थी इनकी कि जो एमएनसी जो प्रोडक्ट लेकर आ रही है, इस पर क्या असरात होंगे वो उसको भाग गए। इस पर अफसाना लिखना बहुत मामूली बात नहीं थी, बहुत मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत पुख्ता फनकारी चाहिए। अभी एक अफसाना कुछ दिन पहले आप पढ़ेंगे, उनके इसमें आया हाईवे। जी हाईवे में देखिए आप देखिएगा जब ये कितने सारे वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर की तादाद बढ़ती जा रही है। जी जी। और नए नए जो हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो हर आदमी लगा बाइक चला रहा है सब। जी। लेकिन उस बाइक को कंट्रोल करने के लिए जो मेन जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना है आस्ते आस्ते, तो उसका जो एक बहुत बड़ा एक माशी जो उसका जो जरिया है, जो पैसा जो आमदनी है, वो हमारा सरफ जा रहा। इस तरह से लोगों को आदत खराब करके, और हम जो चल रहे हैं रास्ते पर, तो इसके ऊपर में वो एक अफसाना लिख देना जी कि किस तरह से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और किस तरह से ये चीज़ हमारे ज़िंदगी में मुतासिर कर रही है, हम लोगों का समझास कर रही है। या आप हाईवे पढ़ेंगे तो आएगा वाकई में ये आदमी क्या सोचता था जी। तो इस तरह से हमने देखा कि उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई में वो अपनी जगह पर अनमैच है वो। मिसाली ऐसा आमतौर पर हमारे उर्दू लिखने वाले इतनी दूर तक सोचते नहीं हैं, उर्दू फिक्शन लिखने वाले इतनी दूर तक सोचते नहीं, दूर तक ये सोचते थे और इतनी गहराई से सोचते थे। हाईवे में जो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको फ्यूल इकोनॉमी लाना है, ज़िंदगी देखिए अब जब ज़्यादा ये बढ़ रहा है तो मोटरसाइकिल भी ऐसा रहा है, कल चलता रहा 20 किलोमीटर पर लीटर, अब वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है। हाँ, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो उसको बेचना है अपने प्रोडक्ट को जी। तो इस तरह से फ्यूल एफिशिएंसी की बात आ रही है वहाँ पर। तो इस तरह से वो आदमी जो है बहुत दूर की सोचता था। शफी साहब के अफसानों को सरसरी तौर पर पढ़ना समझना आसान नहीं था, और इसके लिए उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। 3 मजमुआ आया है, 60 या 68 अफसाने लिखे हैं उन्होंने, और ये 65 या 68 अफसाने लिखे हैं। और उन्होंने अब देखिए 63 से उन्होंने लिखना शुरू किया जी। तो और उनका इंतकाल अभी 4-5 महीना पहले ही हुआ है। 61-62 साल तक लिखते रहे वो, 65 या 68 अफसाने लिखे हैं। बड़ा अफसाना नगार ऐसे ही होते हैं, वो कुतुब मीनार नहीं बनाते हैं किताबों का। अच्छा, तो मामला ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यहाँ पर वो 65 या 68 अफसानों में अगर आप उनको कहें तो हम तो कहते हैं कि उनको 2/3 अफसाने उनको निकाल दीजिए, जो पढ़ेंगे नहीं उसको, समझेंगे नहीं आदमी, इसलिए आम आदमी को उतना वो बहुत लेवल से ऊपर की हाँ बहुत ज़्यादा वो दबीज चादरों में वो मामला है, 7 पर्दे का मामला है। तो उसमें लेकिन जो अफसाने 1/3 के बाद बजते हैं, जो अफसाना जो आम तौर पर दवाजत कम है जी, वो अफसाने में अजीज सफ़ी बहुत ऊपर चले जाते हैं आप, और हाई चले जाते हैं वो जी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अब ज़्यादा कि मैं कह रहा आपको वो अंदर किला में दवाजत नहीं होती, लेकिन आप पढ़िए तो भल्लू मालूम होगा कि वाकई में इस तरह का आदमी लिख सकता है। तो उनके अंदर बयानिया जो था ना उनका, वो बहुत गजब की बात थी। उनके यहाँ जुमले आप कभी नहीं देखेंगे कि लिख रहे हैं जुमला ख़त्म नहीं हो रहा था, नहीं मामला होता। उनका जुमला मैक्सिमम 10 लफ्ज़ या 12 लफ्ज़ पर, या कभी कभी 2 लफ्ज़ पर जुमला ख़त्म हो जाता था उनका, और 2 लफ्ज़ पर या 1 लफ्ज़ पर भी अगर मामला है तो वो 2-4 बहुत सारे अफसाना निगारों के 2-4 जुमलों पर वो भारी होते थे उनका एक लफ्ज़। तो ये खूबी उनके अंदर थी, ये फनकारी उनके अंदर थी कि बहुत सारी बातों को कहना है और वहाँ अधूरा छोड़ देना है। अब वहाँ पर कारी अपने आप शामिल हो जा रहा है उसको पूरा करने के लिए, वो इन्वॉल्व करते थे। तो इस तरह से कारी को इन्वॉल्व करना उसमें, ये एक अच्छे अफसाना निगार की और बहुत चालाक अफसाना निगार की, वो चालाक भी थे ये टेक्निक, हाँ, ताकि लोग जुड़े रहें उससे। तो ये जब से ये मामला कुछ ऐसे अफसाने हैं उनके जिसमें दवाजत कम है,
उस तरह के अफसाने उनको और लिखना चाहिए था। और जदीदत के चक्कर में पढ़ करके, खासकर फारूकी साहब ने तो उनके चक्कर में पढ़ करके बहुत सारे लोग तबाह हो गए। बहुत सारे अफसानेगार, अच्छे अफसानेगार, अब उनको नाम लेने वाला नहीं है अभी जी। तो कम से कम सफ़ी साहब की बात ये तो है कि कम ही तादाद में सही, लेकिन ऐसे अफसाने इनके पास है कि जो जदीदियत के वो हैयत से निकल करके इन्होंने अपने लिहाज से जो लिखा उस पर उर्दू फिक्शन की जब भी तारीख लिखी जाएगी हाँ अफसानों की, तो इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कम से कम इतना तो ज़रूर है कि आम तौर पर लोग कलकत्ते को इग्नोर करते रहते हैं फिक्शन के मामले में। तो जब भी लोग कुछ इंटरव्यू हो रहा है या फिक्शन के बारे में कोई बातें हो रही है तो बस बहुत ज़्यादा आए इधर में, तो ये पटना बिहार तक आए, लेकिन इधर और आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उन लोगों को। तो मैंने कई दफ़ा टोक दिया उन लोगों को कि भाई मेरे, आप इन लोगों का के जो नाम गिनवा रहे हैं, इससे बहुत अच्छे अफसाने का तो मेरे पास मौजूद है बंगाल में, और आप उनका नाम नहीं लेते हैं। आप तो कौन है मैंने कहा अनीस सफ़ी। चुप, खामोश, उससे आगे नहीं बढ़ पाए वो लोग। चूँकि मामला ऐसा है कि भाई मेरे और कौन, सिद्दीक आलम, तब मुशर्रफ आलम ज़ौकी से बहस हो गई बात को लेकर के कि आप वहाँ तक खामोश हो गए। ऐसे ऐसे लोगों का नाम गिनवा रहे हैं आप कि जिसको अफसाना निगारी से, ठीक है शोहरत है, इसलिए शोहरत है कि आप लोग दूसरे को तारीफ करते हैं, हाँ ये करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उसके बराबर में हमारे यहाँ पर जो अली सफ़ी हैं या सिद्दीक आलम हैं, उनके तो करीब भी नहीं पहुँचते हैं ऐसे लोग। तो खामोश हो गए। उसके बाद में वो इंटरव्यू जब छपा नहीं वो उर्दू दुनिया में एनसीपीएल के, तो मुझको बहुत हैरत हुई कि उन्होंने अनीस सफ़ी का नाम डाला। कलकत्ते में 3 अफसाना निगारों का नाम डाला था उसमें जी। एक अनीस सफ़ी साहब का, एक सिद्दीक आलम साहब का, एक आपका। तो ये कम से कम कभी कभी जो है सच्ची बातें जो से बोलनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। हाँ, चुप खामोश रहने का इस तरह का मामला क्या आता। अब देखिए, कम से कम इतना तो ज़रूर है कि हमसे आपके यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, वो और भी क्या नाम है बनारस यूनिवर्सिटी में भी हैं प्रोफेसर, इन लोगों से बात होती रहती है। तो एक बात तो बर्जस्ता कहते हैं कि शब्बीर साहब, अब तो पटना ख़त्म हो गया फिक्शन के निगाह मामला, अब जो है हम लोग जो है कलकत्ते की तरफ देख रहे हैं। मैंने अब देख रहे अब अभी की बात करते हैं, नावल के मामले में कलकत्ते की तरफ देख रहे हैं हम लोग, बट फिक्शन के बारे में कलकत्ते की तरफ देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब तो शौकत हयात रहे नहीं जी, हुसैन हक रहे नहीं। हाँ, तो जो पटना में जो अच्छे लिखने वाले थे ले देकर के अब्दुल समद साहब रह गए हैं, तो मानना पड़ता है अनीस सफ़ी साहब को लोग अब तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए जी, तारिक सत्तारी साहब से उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होने का मालूम है। तारिक सत्तारी साहब से उनका बहुत पुराने उनकी जान पहचान थे। उनकी वो गोरखपुर के ज़माने में दोनों एक साथ एक ही रेडियो में काम करते थे। तो फिर से भी रिवाइव हुआ वहाँ पे। सगीर अफराइम साहब ने भी अनीस सफ़ी साहब को कुछ हाईलाइट करने की कोशिश की, अपने मसानों पर कुछ गुफ्तगू शुरू हुई वहाँ पे। तो ये है कि अब अनीस सफ़ी साहब को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग मैंने क्या कहेंगे, पता नहीं कि उनके जहन पर एक खत सवार है कि अनीस सफ़ी साहब को तनकीद निगार के हिसाब से हम पेश करेंगे। हमसे बहस भी हो गई कि भाई मेरे देखो, तनकीद निगार में अनीस सफ़ी साहब जितना भी कुछ कर ले, फारूकी से बड़ा तनकीद निगार अनीस सफ़ी नहीं हो सकते। लेकिन अनीस फारूकी साहब ने भी समझ लिया कि तनकीद में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने तख्लीक लिखना पड़ा उनको। तख्लीक की तरफ किया उन्होंने। हाँ, कहीं चांद सरे आसमान लिखा, और मैं कह देता हूँ कि चांद सरे आसमान उनको जिंदा रखेगा, उनकी तनकीद जिंदा नहीं रखेगी उनको। लोग मुझको बड़ा तनकीद निगार कहेंगे बंगाल से, तो मैं सोचता हूँ कि इससे पहले अनीस सफ़ी साहब का भी इसमें शमूलियत हो जाए। तो बड़ी हैरत में पड़ गया मैं, यार ये क्या मामला है। हम लोग देखिए, अगर आप तनकीद कहिएगा ना, तो लोग जो है उनकी तख्लीक से दूर हो जाएंगे। फिर वो तख्लीकार बड़े थे, तख्लीकार बड़े रहेंगे, और तख्लीक ही से बड़ी होती है तनकीद जो है। हाँ, उनकी तनकीदी निगाह जो थी में कोई शक नहीं, वो तनकीद हर चीज़ को मजमून में लिखते थे, बहुत नाप तौल के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे वो। लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि हम उनको नाकिद को उनकी तनकीद को हम उनके तख्लीक पर तरजीह है। हाँ, क्योंकि ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी। आप समझ रहे हैं कि हम उनको तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप नुकसान पहुँचा हो जा रहे हैं उसको आप।
उनको अभी फ़िलहाल हम लोगों को चाहिए कि उनकी तख्लीक के हिसाब से, अफसाने के हिसाब से उनको जितना ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल सके उनको, और वो मेरे ख्याल से वो इसके लायक हैं, और इसके मैंने उनका हक बनता है इसका, इसके लिए अच्छा है। ये तमाम तो है, ये टूल्स की बातें हैं, लेकिन आपका विज़न कितना है, कितने दूर तक सोचते हैं आप जी। तो हमारे जो उर्दू के लोग हैं, जो आमतौर पर जो उर्दू पढ़कर खानानिगारी करने आते हैं, उनका विज़न तो जाहिर बात है वहीं तक महदूद है जितना तक उन्होंने पढ़ाई की है। तो यहाँ मैं ये टुकड़ा जोड़ना चाहूँगा कि आज का जो बेशतर लगा के जान बचाते हैं, बेशतर जो फनकार होते हैं, जो अपने को फनकार मानते हैं, खुद साख्ता ही सही, वो पढ़ते कम है, लिखते ज़्यादा हैं। पढ़ेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कहाँ से। दूसरी बात है कि बात हो सकता है, आप जो बात कह रहे हैं कि ये लोगों को हौका है ज़्यादा सा लिखें, लेकिन पढ़ना बहुत चाहिए, ज़रूरी है आदमी को। देखिए खाना या फिक्शन लिखने के लिए तो 2-3 ऐसे मतलब उलूम हैं जिस पर आपको बहुत पकड़ होनी चाहिए आपको। एक तो ये है कि आपको सोशोलॉजी पर बहुत अच्छी खासी नज़र होनी चाहिए जी, चाहे वो इंडियन सोशोलॉजी हो या फिर आपके वर्ल्ड सोशोलॉजी हो। दूसरी बात है आप सोशोलॉजी में समाजियात, समाज कैसे बनता है, समाज कैसे चलता है, माशियात पर बहुत आपको पकड़ होनी चाहिए कि माशियात में मामला क्या है, किस तरह सिस्टम चलता है। आपको सियासियात पर नज़रियात बहुत क्लियर होना चाहिए जी। आपको साइकोलॉजी के ऊपर में कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस किसी को पढ़ लिया, और ज़रूरत पढ़ने पर आपको साइकोलॉजी की किताब पढ़ें, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ें, कुछ फिलोसॉफिकल मामला है, उसके बाद आप कलम उठाइए ना। आप इस मामले में ये शमाइल अहमद का जवाब नहीं है, वो बहुत मुताला करते थे। तो मामला इस तरह का है कि अली सफ़ी साहब का, चूँकि वो मैंने कहा आपको माशियात चूँकि उनका सब्जेक्ट रहा था, सियासियात रहा था और मामला थे इसके, और दूरदर्शन में रहने की वजह से उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती थी, और बहुत ज़हीन आदमी भी थे, नो डाउट उसमें। तो इस लिहाज से वो एक अच्छे फिक्शन निगार बनने की तमाम खूबियाँ उनके अंदर में थी। और हमारे यहाँ जो लोग ज़्यादातर जो लोग चाहते हैं कि तरह से हो, तो मेरे ख्याल से पहले पढ़ना चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब देखिए मैं अपनी बात कहता हूँ आपको कि मैंने कहा कि लोग कहेंगे भाई 2002-03 में अफसाना लिखने आया, यानी उस वक्त मेरी उम्र 40-45 साल हो गई थी जी, और लोग कहते हैं मैंने क्लास 8 में था उस वक्त लिख रहा हूँ मैं। हम तो वो लोग कहते फख्र करते हैं, अरे कहते हैं कि हम स्कूल में लिखा था, अरे तो क्लास 4 क्लास 8-9 से लिख रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं सर बिल्कुल बिल्कुल सवाने में अपनी हाँ इसका जिक्र करते हैं। मैं तो बहुत फख्र कहता हूँ कि मैंने 40 बरस के बाद लिखना शुरू किया, इसलिए मैंने 40 बरस तक लिखना शुरू। लेकिन मैं ये भी कह दूँ आपको कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब सर्विस ज्वाइन की, और उसके बाद से मैंने क्लास 11 के बाद से जो संजीदा हुआ पढ़ने में, तो आज तक मैं पढ़ता हूँ, और 40 बरस तक मैं सिर्फ पढ़ता रहा हूँ जी जी। 2002 तक मैंने मुख्तलिफ उलूम का मुताला किया, मुख्तलिफ ज़बान के फिक्शन को पढ़ा, बहुत दिन तक पढ़ता रहा, बहुत सारे तराजुम किए जी जी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा मुझसे, मैंने जब गालिब के शहर में लिखा तो किताब, जब ये आपके पटना की देन है, खुर्शीद अकबर उसने बर्जस्ता कहा, शब्बीर तुम्हारे यहाँ ये ज़बान फिक्शन की है, तुम फिक्शन पर ध्यान दो, तुम फिक्शन लिख सकते हो। उसके बाद में कुछ लोगों का के खतूत और भी आए, एक तमाम चीज़ें जब सामने आई या लोग उन्हें कहना शुरू किया कि ये लिख सकते हैं, तब मैंने गौर किया जी। भाई ये नहीं मामला है कि कलम उठाया लिखना शुरू कर दिया। तो बात है, पहले आपने ठीक कहा कि पहले तो चाहिए आदमी को मुताला करे अपने मुक़द्दमीन का, अपने हमअसरों का मुताला करे। और साख्तियात असल में क्या है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये असल में मैनेजमेंट की थ्योरी है ये जी, और मैनेजमेंट मेरा मास्टर डिग्री में मेरा सब्जेक्ट रहा था जी। तो हमने कहा कि ये लोग उर्दू में जो साख्तियात बकते हैं, ये समझ नहीं पाए साख्तियात क्या चीज़ है जी। हाँ, कि राइट मैन एट राइट प्लेस, और इसको सामने में करना, मतलब इसमें इसे करना राइट मैन राइट जॉब की था,
ताकि मकसद एक पूरा पूरा हो सामने, एम पूरा फुलफिल हो जी, जाए। तो अदब में उस थ्योरी को लाया गया जी शक्तियाद बना करके। पहले बायोलॉजी का मामला था जी कि हमारे अंदर सिस्टम, सब सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और तमाम सिस्टम अलग अलग चल रहा है, और वो नर्वस सिस्टम है, और तमाम सिस्टम को मिला करके एक है कि इंसान बनेगा जी जो कंट्रोल बाई ब्रेन। जी तो ये शक्तियात होता है, जी फंक्शनलिटी होती है ये। तो मैंने जब उस पर कलम उठाया, लिखा मजमून मैंने कहा मैं, तो लोग हैरान पड़ गए कि यार तो ये तो शक्तियात तो लोग समझते थे क्या, और आपने तो इसको ये को कर सही दिया। बात, क्योंकि आपका मुताला था। तो मामला ये है कि मुताला होने से आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं काम आएगा आपका। जी जी। तो इसलिए लिखते से पहले मुताला बहुत जरूरी है। देखिए ना, जितने भी बड़े लोग हुए हैं बहुत ज्यादा लिखकर बड़े नहीं हुए हैं, कम लिखकर बड़े हुए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और जिन लोगों के यहाँ उनकी तख्लीकात के कुतुब मीनार है, मरने के बाद उनका जिक्र तक लोग नहीं करते हैं। मिसाल तो गालिब मिर्जा गालिब इसके लिए अच्छी मिसाल है। तो बस बिल्कुल, एक हम तो दीवान उनको है, अपना राहबर मानता हूँ। सही सही। मैंने भी 15 अफसाने का मजमुआ छपवाया, जबकि मेरे कंप्यूटर में 30 अफसाने थे। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और वक्त का पता नहीं चलता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। इतनी ये फितरी गुफ्तगू हुई। आप जो बात कर रहे थे तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि सोच सोच कर बोल रहे थे। अब मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।